नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत मैं तब करता हूं आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। तो सबसे पहले सुबह सुबह आप सभी लोगों को बिहार की 113वीं स्थापना दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। आज है बिहार स्टेटहुड डे, यानी कि बिहार राज्य स्थापना दिवस। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार राज्य के बनने की। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर कैसे बिहार राज्य बना, कैसे बिहार राज्य पाषाण काल यानी कि स्टोन एज से लेकर के कहानी को हम देखेंगे, आज तक की कहानी को, कि आखिर कैसे हमारा राज्य यहां तक आया और किन घटनाओं और किन पहलुओं के बाद यह सारी चीजें आगे बढ़ी। तो चलिए दोस्त, करते हैं हम लोग हमारे इस सेशन की शुरुआत। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और क्लास के लिंक को कॉपी करके अपने जितने भी दोस्त, महीम, सखी, सहेली और जो भी आपके स्टडी ग्रुप्स हैं उनमें क्लास को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं स्टोन एज, पाषाण काल। कितना शानदार दौर हुआ करता था पाषाण काल में। न चिंता थी बीपीएससी एग्जाम की, यूपीएससी एग्जाम की या किसी एग्जाम की। आराम से इंसान उठता था, शिकार करने जाता था, कभी शिकार कर देता था तो घर आता था तो खाना बनता था, और शिकार कभी किसी और का बन जाता था तो किसी और का खाना बन जाता था। तो वह पाषाण काल था, और पाषाण काल में भी हमारे बिहार ने एक अहम भूमिका निभाई है। पाषाण काल को मुख्यतः हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं, जैसा कि आप सबको पता होगा। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल की बात अगर हम करते हैं तो पूर्व पाषाण काल का स्थल अगर हमारे बिहार में नजर कहीं आता है तो वो है भीम बांध, जो कि मुंगेर में पड़ता है। इसके अलावा पेमार घाटी जो गया में है, और इसके अलावा वाल्मीकि नगर जो पश्चिमी चंपारण में पड़ता है, ये हमारे पूर्व पाषाण काल के स्थल हैं। ये वो दौर है जहां इंसानों ने आग की खोज की। दूसरा दौर कहलाता है मध्य पाषाण काल, जिसको हम भीम बांध किसके स्थल साइट्स में जलाते हैं। और तीसरा जो दौर हमारा होता है वो होता है नव पाषाण काल का, जहां भी हमारे बिहार ने अहम भूमिका, चिरांद जो कि सारण में, चेचर जो वैशाली में, कुतुबपुर जो कि वैशाली में, मनेर जो पटना में पड़ता है, सेनुवार जो रोहतास में पड़ता है, ताराडीह केऊर जो गया में पड़ता है, ये सारे के सारे नव पाषाण कालीन स्थल हैं। चीजें यही नहीं रुकती है, इसके बाद जो है सिंधु घाटी सभ्यता का दौर आता है। सिंधु घाटी सभ्यता हमारे भारत के नॉर्थ वेस्टर्न क्षेत्र पे हमें मौजूद नजर आती है। हालांकि उस समय पे हमारे बिहार में वो सभ्यता नहीं पहुंची थी, क्योंकि हमारे बिहार का जो लोकेशन है, यानी कि हमारा जो ईस्टर्न इंडिया है, वहां पे थे घने जंगल, और घने जंगल को उस समय में रहना इंसानों के लिए अनुकूल नहीं था। लेकिन 1000 ईसा पूर्व के आसपास होती है लोहे की खोज, और इस लोहे की खोज के बाद यूपी बिहार का जो आज का वर्तमान क्षेत्र है, वहां पे जंगलों की कटाई होती है और वहां पे प्रवेश होता है आर्यंस का। और अगर हम बात करते हैं विदेह माधवा की कहानी में, जहां पे जिक्र है कि एक आग के गोले का पीछा करते करते पहुंचते हैं वो सदा नीरा नदी के पास, जिसको आज के समय का हम गंडक नदी कहते हैं, और गंडक नदी के उस पार जो स्थान था उसी का जिक्र कहा गया है विहार। हालांकि अभी भी नाम इसका विहार नहीं पड़ा था, यह उस स्थान की बात कर रहा है। उसके बाद दौर आता है महाजनपद का काल। महाजनपद पे हमें अंगुत्तर निकाय जो कि एक बुद्धिस्ट स्रोत है, और भगवती सूत्र जो कि एक जैन सूत्र है, वहां से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। उन 16 महाजनपदों की बात अगर हम करते हैं तो उन 16 महाजनपद में से 3 महाजनपद, यानी कि हम बात करें अगर मगध महाजनपद, अंग महाजनपद और साथ ही साथ वज्जी महाजनपद हमारे बिहार में थे। और इन महाजनपदों की बात अगर हम करते हैं तो इसी दौर बुद्धिज्म का भी राज होता है, और बुद्धिज्म के राज के दौरान यहां के राजाओं ने इसको काफी ज्यादा पैट्रोनाइज किया। और जब यहां के राजाओं ने काफी ज्यादा पैट्रोनाइज किया बुद्धिज्म को, तो बहुत सारे विहार बने, और इन विहार से इस क्षेत्र को विहार कहा जाने लगा। गौर कीजिएगा, अभी हमारा विहार जो है वो विहार के नाम से जाना जाता था। उस दौर में अनेकों विहार जो है बुद्धिज्म के जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते थे, भिक्षु होते थे, उनके रहने का वो स्थान होता था, क्योंकि बरसात के मौसम में वो ट्रेवल नहीं कर पाते थे, तो उनके रहने के लिए एक सुविधा दी जाती, उसी को हम कहते थे विहार, जो कि एक जगह स्टे करते थे। इसके बाद चीजें बदलती है। मगध में बहुत सारे राजा आए। हरियंक वंश से अगर हम बात करें तो हरियंक वंश आए। हरियंक वंश के राजा अजातशत्रु थे। उन्होंने पाटलीग्राम नाम के एक किला का निर्माण कराया, जो कि आगे जाकर के पाटलिपुत्र उनके पुत्र उदयन ने विकसित किया और उसको नई राजधानी बनाई। इसके बाद चीजें ऐसी ही चलती है।
उसके बाद दोस्तों दौर आता है हमारे मगध काल के बाद गुप्त काल का दौर आता है। गुप्त काल में हमारे बिहार की राजधानी जो आज के देर में पटना है, उसको कुसुमपुर और पुष्पपुर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उस स्थान पे काफी ज्यादा फूल हमें नजर आते हैं और इस कारण से उसको कुसुमपुर या पुष्पपुर भी कहा गया। चीजें और आगे बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते हम पहुंच जाते हैं मध्यकालीन भारत के दौर में। और मध्यकालीन भारत के दौर में हम कह सकते हैं कि 1203 में मिनहाजुल सिराज, जो कि तबक़त नासरी पुस्तक के रचयिता है, उन्होंने विहार शब्द को बिहार कहा, क्योंकि वो लोग जो है विहार को यानी कि वॉ को बॉ बोलते थे। ये जो टर्क्स थे ये वॉ को बॉ बोलते थे, तो ये बिहार से हो गया बिहार। बिहार जो है एक अपभ्रंश रूप है विहार का, और आज भी हम बिहारियों के बोलियों में यह सब चीज आ चुका है। इसका बेस्ट एग्जांपल मेरा नाम था आदित्य वैभव, लेकिन 9वीं क्लास के रजिस्ट्रेशन के दौरान एक फनी सा किस्सा है, उन्होंने वैभव को कर दिया वैभव, और तब से मैं इस आदित्य वैभव के नाम से जी रहा हूं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको नजर आ जाएंगे। तो यह विहार से हो गया बिहार 1203 के आसपास। मुगल काल के दौरान और अन्य चीजें हुई, जैसे कि वापस से इस पाटलिपुत्र जो पहले था उसको विकसित किया शेरशाह सूरी ने, उसका नाम पटना रखा। फिर उसके बाद हम देखते हैं औरंगजेब के पोते जिसका नाम था अजीम, वो अजीम जब बिहार का सूबेदार बनता है तो उसको वापस से रीडेवलप करता है और उसका नाम रखता है अजीमाबाद। हालांकि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात यह ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाता और वापस से पटना नाम ही इसका ज्यादा प्रचलित हो जाता है 1707 के बाद। 1707 के बाद मुगलों का डिक्लाइन शुरू होता है और अंग्रेज आ जाते हैं। अंग्रेज जो है आप सबको पता है, प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद पूरे बिहार और खासकर हम इलाहाबाद की संधि के बाद बिहार का दीवाने राइट अंग्रेजों के हाथ में था। इधर क्या हुआ कि पश्चिमी शिक्षा का विस्तार होता, और इस पश्चिमी शिक्षा के विस्तार के कारण हम कह सकते हैं कि हमारे पूरे बिहार में एक शिक्षा की क्रांति आती है। और जब लोग शिक्षित होते हैं तो वो बात करते हैं किसकी, तो वो बात करते हैं अपने आजादी की, वो बात करते हैं स्वतंत्रता की, वो बात करते हैं अपने अधिकारों की। और उसी क्रम में हमारे बिहार के लोग भी शिक्षित होने लगे, और जब वो बिहार के लोग शिक्षित होने लगे तो वो बंगाल से अलग होने की डिमांड करने लगे, क्योंकि बंगाल हमसे कल्चरली काफी अलग है। हम उनसे भाषा में, बोली में, रहन सहन, खान पान, हर चीज में अलग है। और होता यूं है कि जितने भी टॉप पोस्ट अंग्रेज के समय में भारतीयों के लिए रिजर्व थे उनमें बंगालियों का वर्चस्व था। इस कारण से हम अलग पृथक बिहार की डिमांड करने लगे। और पृथक बिहार की डिमांड की बात अगर हम करते हैं तो सबसे पहले 1876 में मुर्दे सिलवान में इसकी बात की गई और इसमें एक लेख लिखा गया बिहार बिहारियों के लिए। मुर्दे सुलेमान एक मैगजीन थी, एक पत्रिका थी, उसमें बिहार बिहारियों के लिए लेख से चीजों को लिखा गया। इसके बाद चीजें और बेहतर होती है और 22 जनवरी 1877 में कसीद नामक एक पत्रिका में लिखा गया कि बिहार को बंगाल से पृथक करने का समर्थन दिया। और इसके पीछे का कारण मैंने आपको बता दिया कि कारण यह था कि हम अब बुद्धिजीवी हो रहे थे, धीरे धीरे हमारे में शिक्षा का प्रसार हुआ और हमें भी वो पोस्ट चाहिए था जो पोस्ट पे बंगालियों का ऑलरेडी वर्चस्व था। इसके बाद 1894 में महेश नारायण के और सच्चिदानंद सिन्हा ने कायस्थ गजल में, इससे पहले महेश नारायण ने कायस्थ गजल में एक ठोस आधार भी दिया और महेश नारायण सच्चिदानंद सिन्हा इसके मुख्य नायक जो पृथक बिहार की डिमांड कर रहे थे, और अन्य सहयोगी इनके साथ मजरुल हक, नंद किशोर लाल, अली इमाम, कृष्ण सहाय, दीप नारायण, ये सब इनके अन्य सहयोगी के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसी बीच में राइज ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की भावना भी उठती है। बंगाल में राष्ट्रवाद की भावना काफी ज्यादा थी और अंग्रेज के एक वाइसराय थे जिनका नाम था कर्जन, उसने सोचा कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाए। उसी बीच बंगाल में स्वदेशी आंदोलन और देश भर में स्वदेशी आंदोलन फैलता है और 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान जो है गवर्नर ऐसा उम्मीद कर रहे थे कि बिहार के लोग हमारा सपोर्ट करेंगे, बट हमने इस चीज को बोल दिया कि हम पृथक बिहार के समर्थन है, बंगाल विभाजन के समर्थन नहीं है। और गवर्नर कंपेल ने बिहार की वकालत भी की। इंग्लिशमैन नाम के पत्रिका में पृथक बिहार की डिमांड को लेकर के अंग्रेज लोग का समर्थन भी था, क्योंकि वो तो चाहते ही थे फूट डालो राज करो। हालांकि हमने इस चीज को क्लियर कर दिया कि हम आपके समर्थन नहीं है, हमें पृथक बिहार चाहिए, लेकिन हम बंगाल विभाजन के समर्थन नहीं है। 1880 में एस्ले एडन जो है बिहार के आरक्षण की, बिहारियों के आरक्षण की मांग करते हैं अपने इंग्लिश न्यूज़पेपर में, और पृथक बिहार के नेता जो थे वो जो थे बेसिकली अगेंस्ट थे बंगाल डिवीजन के, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद 1906 में पहला बिहारी छात्र सम्मेलन करते हैं, जिसमें इसका उद्देश्य था कि जितने भी बिहार के बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देना, जहां पे वो एक प्लेटफॉर्म पे आकर के पृथक बिहार की डिमांड को उठा सके।
इसके बाद डॉक्टर सैफुद्दीन जो इसके अध्यक्ष बनते हैं और छात्रों को एकजुट करते हैं। 1907 में महेश नारायण की मृत्यु के पश्चात जो है इस आंदोलन को सचिदानंद सिन्हा लीड करते हैं। 1908 में सर अली इमाम जो प्रेसिडेंट बनते हैं बिहार प्रादेशिक सम्मेलन के, उन्होंने इसमें बोला कि मोहम्मद फखरुद्दीन ने प्रस्ताव पास किया कि हमें एक पृथक बिहार चाहिए और सर्वसम्मति से यह पारित भी हो जाता है। इसके बाद 1910 में सचिदानंद सिन्हा ने बंगाल विधानसभा की ओर से सेंट्रल असेंबली के उनको चुना गया और उन्हीं के कहने पे सर अली इमाम को गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में चुना गया और उन्हीं के सजेशंस पे बंगाल का विभाजन को रोक करके बिहार को अलग एक पृथक राज्य की बात की गई। और उसी बीच आपके समक्ष 1911 में तीसरा दिल्ली दरबार लगता है। इसमें कई अहम फैसले लिए जाते हैं, जैसे कि कलकत्ता से नई राजधानी दिल्ली शिफ्ट की जाएगी। इसके अलावा बंगाल विभाजन को रद्द कर करके साथ ही साथ बिहार, उड़ीसा, झारखंड को बंगाल से अलग करके एक अलग पृथक राज्य की डिमांड की गई। और वो तारीख थी, वो ऐतिहासिक दिन कौन सा दिन था तो याद रखिएगा 22 मार्च को बिहार अलग कर दिया गया और इसीलिए 22 मार्च को हम बिहार दिवस मनाते हैं। साथ ही साथ इसका औपचारिक रूप से 1 अप्रैल 1912 को किया गया। इस बार 70वीं बीपीएससी में यहां से क्वेश्चन भी था, तो 1 अप्रैल 1912 से यह लागू होता है। इसके बाद चार्ल्स वैली जो है ये पहले जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर बनते हैं। हालांकि हमारे बिहार की बात अगर हम करें, क्योंकि इस वीडियो में हम आज तक की कहानी को देखने वाले हैं, तो हमारे बिहार की जब हम बात करते हैं तो भारत सरकार अधिनियम 1935 आता है। इस अधिनियम के तहत जो है उड़ीसा को भी अलग कर दिया जाता है बिहार से और 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग होकर के एक अलग पृथक होता है। इसके अलावा बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है 2000 में, जिसको लोकसभा को 2 अगस्त 2000 को पास किया जाता है, राज्यसभा से 11 अगस्त 2000 को और 15 नवंबर 2000 को 18 जिलों को बिहार से अलग करके एक झारखंड राज्य बना दिया जाता है। और उसके बाद से लेकर के हमारा बिहार जो है आज के डेट में हमारा प्यारा बिहार इस प्रकार से आपको नजर आ जाता है। कहानी और आगे बढ़ती है तो आप सबको पता है कि आज के डेट में हम अगर हमारे बिहार को देखें तो हम 113वां स्थापना दिवस हमारे बिहार की मना रहे हैं। और आप सबको अंत में वापस से बिहार स्थापना दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इस क्लास की अवेलेबल पीडीएफ को पाने के लिए आप इस टेलीग्राम ग्रुप को स्कैन करके आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर टेलीग्राम को स्कैन कर नहीं कर पा रहे हैं तो बीपीएससी कंटेंट वाला सर्च कीजिए, इसके साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाएगा। क्लास की पीडीएफ वहीं मिलेगी। रोज सुबह मैं 10 बजे लाइव पढ़ाता हूं यूट्यूब पे। इसके अलावा आप में से कोई जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहता हो तो स्टडी आईक्यू के वेबसाइट पे जाइए और स्टडी आईक्यू के वेबसाइट पे जाकर के या फिर आप ऐप के थ्रू भी जा सकते हैं। और बिहार की मिट्टी का कर्ज आपको उतारना है क्योंकि आपके ऊपर बिहार की मिट्टी का है। पढ़ लिख करके अच्छे अधिकारी बनिए, क्योंकि आप बढ़ेंगे तो सूबा बढ़ेगा, सूबा बढ़ेगा तो हम देश बढ़ेगा और देश जब बढ़ेगा तो हम सब विश्व गुरु कहलाएंगे। स्टेट पीसीएस लाइव क्लास पे आइएगा, बिहार पीएससी पे आइए। हमारे बैच का 9वां सीरीज यानी कि 8 सफल बैचों के बाद हमने इसका 9वां बैच निकाला है। इस कोर्स की खास बात लाइव क्लासेस है, 1-on-1 मेंटरशिप है, आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, हैंड रिटन नोट्स, लाइव क्लासेस, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये सब कुछ आपको मिल जाता है। यहां पे आपको सिर्फ करना क्या होता है कि आदि लाइव कोड को आप लगा दीजिएगा और जैसे ही आप आदि लाइव कोड को लगाएंगे 11,999 में यह कोर्स आपको मिल जाता है। और इस कोड के लगाने का मतलब यह हुआ कि आप मेरी क्लास के साथ साथ हमारे जितने भी टॉप फैकल्टी हैं सबकी क्लास का एक्सेस पा सकते हैं। इसके अलावा इस कोड को लगाते आपको मेरी तरफ से स्पेशल मेंटरशिप भी मिलेगा। तो कोर्स में इनरोल करके एक स्क्रीनशॉट मुझे जरूर भेजिएगा टेलीग्राम में। बाकी मैं उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, आपने सेशन को अच्छे से एंजॉय किया हो और बिहार की कहानी को आपने समझा हो। तो आप सभी को अंत में बिहार दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। 10 बजे आज मैंने मैराथन भी लगा रखा है, तो उस मैराथन क्लास में भी आप सब लोग जरूर से जरूर आए। लाइव क्लास इसी चैनल पर। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।